अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, उसका आज हम लोग चौथा लेक्चर कवर करेंगे। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ और जो चैप्टर नंबर 2 है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें जाके उन लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आज का जो हमारा चौथा लेक्चर है ना, वो बेसिकली 2 गैस लॉज थे, वो रह गए थे, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और वो है एवोगाड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1811 के अंदर एक जीनियस इटालियन साइंटिस्ट जो कि एवोगाड्रो ही है, ठीक है, अमीडियो एवोगाड्रो, इन्होंने जो है वो एक जबरदस्त हाइपोथेसिस दिया, और वो हाइपोथेसिस ना 2 चीजों के दरमियान का रिलेशन था। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ गैस लॉज के अंदर हमेशा जो प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले फैक्टर्स है ना गैसेस के, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, उससे रिलेटेड बनता है। यानी कि हम क्या करते हैं, 2 के दरमियान में रिलेशन बनाते हैं और बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसा ही एक लॉ जो है वो बताया एवोगाड्रो ने, हाइपोथेसिस दिया, जिसे हम एवोगाड्रोस लॉ के तौर पे पढ़ रहे हैं, और वो था 2 चीजों के दरमियान में जिसमें उसने रिलेशन बनाया, वो था वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। ठीक है ना, गैस के वॉल्यूम और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन एवोगाड्रोस लॉ कहलाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट: this law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain the same number of molecules। कहने का मकसद ये है कि अगर इक्वल वॉल्यूम होंगे किसी भी गैस के, ठीक है, और उन गैसेस का टेम्परेचर सेम हो और प्रेशर सेम हो, तो वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 गैसेस हैं। अगर पहले हमारे पास गैस है ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पे एक कंटेनर के अंदर ना, कंटेनर के पास हमारे जो एक गैस है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो मैं बनाऊंगा ना सिलेंडर्स में वो सेम है, ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम पहले वाले सिलेंडर के बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों जो सिलेंडर्स है ना उनके वॉल्यूम बराबर है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो एक में ऑक्सीजन आ गई, एक में नाइट्रोजन आ गई, ठीक है। दोनों के ऊपर टेम्परेचर सेम है, यानी कि इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी P है और इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी P है, और वॉल्यूम तो आपको नजर ही आ रहा है कि दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर 2 गैसेज हैं, हालांकि वो 2 डिफरेंट गैसेज हैं, बट क्योंकि उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं और उनके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर आप ऑक्सीजन की देखोगे या मॉलिक्यूल्स की तादाद आप नाइट्रोजन की देखोगे, तो दोनों सूरतों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इक्वल। समझ गए ना बात? मतलब ये बात तो कंफर्म है कि आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है वो हैवियर होती है नाइट्रोजन से, बट उसके बावजूद भी जो हमारे पास ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों के वॉल्यूम्स अगर इक्वल हैं और दोनों पे प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल लगा हुआ है, तो सिलेंडर के अंदर इक्वल नंबर्स यानी कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको कहने का एक और तरीकेकार भी होता है जो मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। और ऐसा करने के लिए 2 चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। क्या क्या? उस गैस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है और उस गैस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर, और दूसरी क्या चीज मैं आपको कह रहा हूं, दूसरी चीज है टेम्परेचर। ये दोनों क्या रहने चाहिए, ये दोनों रहने चाहिए कांस्टेंट। तो याद रखिए किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ऐसा कब मुमकिन है, जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और ये बात मैं बता चुका हूं, गैस लॉस के लिए 2 के दरमियान में रिलेशन बताया तो बाकी दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इट्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट, तो V बराबर आ जाएगा KN के, और यही जो K है वो एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं V डिवाइडेड बाय N के जरिए। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस K की वैल्यू को, ठीक है, समझ गए बात? तो ऐसा ही कांस्टेंट जो है वो बॉयल्स लॉ में भी आया था, ऐसे ही कांस्टेंट जो है वो चार्ल्स लॉ में भी आया था, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है और ये यूज हो रहा है फॉर एवोगाड्रोस लॉ। पहली मिसाल, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जो मैंने अभी मिसाल दी थी उसको सही तरीके से। सबसे पहले हमारे पास एयर गन है,
ठीक है। एयरगन की बात यह है कि अभी फिलहाल मैंने उसका वॉल्यूम कितना करा हुआ है, अभी मैंने उसका वॉल्यूम, या वॉल्यूम से पहले आप समझ जाओ उसकी क्वांटिटी यानी कि एन मैंने कितना किया हुआ है, उसका क्वांटिटी मैंने करी हुई है 1 मोल। ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है उसका यूनिट आपको पता है, मोल होता है। तो क्वांटिटी मैंने करी हुई है एयरगन गैस की 1 मोल, और उसी के ऊपर मैंने प्रेशर कितना रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने प्रेशर रखा हुआ है 1 atm, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसी का जो टेम्परेचर है वो 273, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही जो 1 atm है ना, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, और 273 केल्विन जो है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो ऐसी सूरत में पता है क्या, एयरगन गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर्स के बराबर। सही है। ये एयरगन के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करा कि हमने उसकी एयरगन गैस का 1 मोल सेलेक्ट करा, ठीक है, 1 मोल सेलेक्ट करा, प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा। तो हमने देखा वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर्स, और 1 मोल हमेशा गैस इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और मास हमारे पास कितना आ गया, मास आ गया हमारे पास 40 ग्राम, यानी कि मास तो 40 ग्राम है, लेकिन आप एक बात देखिए कि जो वॉल्यूम है वो 22.4 रहा। ठीक है, अब जरा दूसरी गैस पे यही एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हमने ऑक्सीजन पे करा। ऑक्सीजन का 1 मोल सेलेक्ट करा, तो हमें मालूम है ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम का होता है, वो होता है 32 ग्राम का। जिस तरीके से एयरगन का 1 मोल 40 ग्राम के बराबर था। अब क्वांटिटी मैंने 1 मोल ही रखी है, ठीक है, प्रेशर 1 atm रखा है, और टेम्परेचर भी 273 रखा है। तो बात यह है कि अगर, और वॉल्यूम ये भी कितना ऑक्यूपाई कर रही है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 22.4। तो वही बात है कि जो गैसेज हैं अगर उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी करती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, और वो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं देख लूँ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के तौर पे, तो वो 1 मोल मौजूद है। इसी तरीके से और एक गैस के एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन, जो कि मैंने इससे पहले ही बताई थी। नाइट्रोजन भी अगर उसी सिलेंडर के अंदर है जिस सिलेंडर का वॉल्यूम 22.4 है, नाइट्रोजन का एक सिलेंडर था जिसका वॉल्यूम 22.4 था, हमने उसके अंदर नाइट्रोजन को फिल करा, और हमने देखा कि हमने प्रेशर रखा 1 atm और टेम्परेचर रखा 273, तो उसमें भी नाइट्रोजन के कितने मोल आ गए, नाइट्रोजन के 1 मोल आ गए। और 1 मोल का मतलब कितना मास होता है, 1 मोल का मतलब 28 ग्राम होता है। तो मासेस तो चेंज होते हैं गैसेस के, गैसेस हल्की और भारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की या नंबर ऑफ मोल की। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम पर इक्वल होते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। ठीक है, यही था हमारा एवोगाड्रोस लॉ। अच्छा, ये जो हमारा एवोगाड्रोस लॉ है ना, इसकी डेली लाइफ के अंदर कई सारी एप्लीकेशन है। ठीक है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक टायर के अंदर अगर हम हवा भरते हैं, तो टायर के अंदर हवा भरने का मतलब है हम एयर के मॉलिक्यूल्स को और शामिल करते जा रहे हैं, और एयर के मॉलिक्यूल्स को और शामिल करते चले जाते हैं। तो आप देखो गैस और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और जो टायर फ्लैट हुआ होता है उसमें हवा भरने लगती है, तो टायर नॉर्मल हो जाता है। तो वो एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है एवोगाड्रोस लॉ की। और एवोगाड्रोस लॉ की एक और एग्जाम्पल है, और वो है बलून को फुलाना। हम जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम एयर के मॉलिक्यूल्स उस गुब्बारे के अंदर भर रहे होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ रही होती है और प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है जब हम ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे तो वो जो बलून का साइज है, जो वॉल्यूम है, वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इससे आसान लॉ कहाँ मिलेगा यार, ये तो बहुत ही आसान सा लॉ है, और इजीली जो है वो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से जो गैस का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अब बारी है जो हमें आखिरी चीज पढ़नी थी, जनरल गैस लॉ। जनरल गैस लॉ यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने तीनों लॉज स्टडी करे हैं ना, हम लोगों ने कौन कौन से 3 लॉ स्टडी करे, बॉयल्स लॉ स्टडी करा जिसने हमें रिलेशन बताया प्रेशर और वॉल्यूम का, और उसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन में हम लोगों ने क्या क्या कांस्टेंट रखा था, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा था। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एवोगाड्रोस लॉ बताया, जिसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दरमियान में रिलेशन बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने 2 चीजें कांस्टेंट रखी, टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो इन लॉज को मिलाकर ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनाते हैं जो कि जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है, और उस इक्वेशन की मदद से जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जैसे कि मैंने बताया लॉज को कंबाइन करना है, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और उसके लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है, उसके लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होते ही कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स होते ही कांस्टेंट है, वो तो ऑब्वियस ही बात है।
बाकी स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, हम कह रहे हैं ना जो गिवन मास है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाई किए हुए प्रेशर पे, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, V प्रोपोर्शनल 1/P। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, मास कांस्टेंट रखा हमने और हमने देखा कि वो जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और उसके लिए हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये दोनों लॉज मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। नहीं अगर इस नहीं आते ये वाले लॉज तो आप बिल्कुल जाकर जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की उसके अंदर इससे पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। तो चार्ल्स लॉ के में हमने क्या स्टडी करा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है अगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो V प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ आज जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा तीसरा एवोगाड्रोस लॉ, उसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, जो कि यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल आ गया नंबर ऑफ मोल्स के, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। नाउ हम क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, सिर्फ कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो कंबाइन करके क्या आ गया हमारे पास, एन और टी तो ऊपर लिखे हुए थे और पी अपॉन में लिखा हुआ था तो वो अपॉन में आ गया, ठीक है। दोबारा देखिए, टी और एन तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, सिर्फ पी अपॉन में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वी ही आएगा जब हम कंबाइन करेंगे, राइट हैंड साइड पे अलबत्ता पी अपॉन में आएगा और वी और टी ऊपर, एन और टी ऊपर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और कोई कांस्टेंट आता है। क्या है ये कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आया है, रीअरेंज कर लूं अगर मैं, तो ये जो p डिवाइड हो रहा है ये इधर v के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो pv अपॉन एन टी बराबर आ गया किसके, ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर रीअरेंज करा, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कि pv ओवर एन टी किसके बराबर है, ये बराबर है कांस्टेंट के। और ये जो कांस्टेंट है जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर आता है r के। r जो है वो कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला बना हमारे पास, पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर। आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कहते हैं इसे जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और रीअरेंज करेंगे तो हमें जो जनरल गैस इक्वेशन है वो मिल जाएगी, यही फॉर्म है जो सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पीवी बराबर होती है एन आर टी के, यानी कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, और उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। और फिर वही बात जहां से स्टार्ट हुई थी पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, गैस की स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। और आर तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होता नहीं है, वो तो सेम वैल्यू रहती है। भाई मैं उसकी वैल्यू भी निकलवा दूंगा। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिससे रिलेटेड, जिसकी मदद से हम गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस भी कहलाती है और जनरल गैस इक्वेशन है। अच्छा जी, ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जनरल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर है ना, वो जो हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स, यानी कि डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है ना, वो इतनी आती है, यानी कि जो आर की वैल्यू है इतनी आती है, 0.0821, ठीक है, जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बात करूं, मतलब फिलहाल केमिस्ट्री में तो हम लोग सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, सीजीएस सिस्टम के अंदर प्रेशर को एटीएम में नापा जाता है और वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में नापा जाता है, ठीक है। लेकिन आर की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं डिफरेंट यूनिट्स में, जैसे एमकेएस में हमारे बुक के अंदर एक्सप्लेन करिए, तो मैं सीजीएस और एमकेएस दोनों में ये वैल्यू आप लोगों से फाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले एटीएम डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल केल्विन को कर देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, कंसिडर कर लेते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैं आपको अभी बता चुका हूं। हर गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें मालूम है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर होता है 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर, कैसे, केल्विन के अंदर ना, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बट उसमें प्लस 273 करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा 273। प्रेशर 1 एटीएम की बात हो रही है, 1 एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, और 1 मोल का कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि वैल्यू आ जाए हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की।
और वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आर फाइंड करना है, तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आर की वैल्यू चाहिए तो एन और टी पीवी के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो अब देख लो वैल्यू क्या है, प्रेशर की जगह पे 1 पुट करा, वॉल्यूम की जगह पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब पुट करा। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एन अपॉन में मैंने 1 पुट कर दिया, 1 मोल, और टेम्परेचर था 273। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 0.082 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है ना, ये हमारे पास आर आ गया, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीजीएस सिस्टम के अंदर। आर की यही वैल्यू है, बट एम के सिस्टम में थोड़ी डिफरेंट वैल्यू है, वो बताता हूँ। एम के सिस्टम जो कि होता है जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो इसका क्या यूनिट बनेगा, हमने कंसिडर कर लिया 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 एटीएम को अगर मैं एसआई यूनिट में लिखूं, यानी कि एम के सिस्टम में, तो एम के सिस्टम में ये कहलाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको पास्कल भी कहते हैं। दोनों यूनिट है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। एम के सिस्टम के अंदर पास्कल यूज होता है। और वही एटीएम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं पास्कल के अंदर, तो वो आता है 1.01 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर आ गया पास्कल में, टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, और हमें पता है 1 मोल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। बट मैं चाह रहा हूं कि उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, तो डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा। ठीक है, तो डेसी का मतलब होता है डिवाइड बाय 10। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 या डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो इस वजह से क्यूब का मतलब क्या हो गया, अपॉन में हमें 1000 लिखना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात, ये अगर मैं लिखूंगा तो मल्टीप्लाई बाय, अगर क्यूब कर रहा हूँ तो क्यूब का मतलब बेसिस सेम ये आ गया ना, इस तरीके से पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 10⁻³ तो या तो 22.4 को 1000 से डिवाइड करा दो या मल्टीप्लाई करा दो 10⁻³ से, एक ही आंसर आएगा। और वो क्या आंसर बन रहा है, वो आंसर बनता है 0.0224 मीटर क्यूब। सही है, तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लिया, क्योंकि एसआई यूनिट या एम के सिस्टम के अंदर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापा जाता है। आर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही सोल्यूशन है, पूरा देख लो एक साथ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर आ जाएगा पीवी अपॉन एनटी। ये आ गई पी की प्रेशर की वैल्यू, ये आ गई वॉल्यूम की वैल्यू, ये आ गया नंबर ऑफ मोल, ये आ गया टेम्परेचर, तो आंसर आ जाएगा 8.313 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो वहां पे जो डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर लिखा हुआ था एसआई यूनिट्स में, उसको जूल्स कहते हैं, जो वर्क डन या एनर्जी का यूनिट है। तो ये होता है 8.313 जूल पर मोल केल्विन, जो कि है सेकेंड वैल्यू एम के यूनिट सिस्टम्स के अंदर वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज कर सकते हैं। एक मिसाल तो मैंने आपको दे ही दी है, और इसके अलावा एवोगाड्रोस लॉ भी आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।